हो गया सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? हाँ, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो। हाँ, जय माँ सरस्वती, गुड मॉर्निंग। सर हेल्प मी सर, चैप्टर एमपी बोर्ड में कटा है। अच्छा, हम उसको देखते हैं। खुशी तिवारी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर कोलराउस का नियम तो कराए हैं। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। हम्म। पुष्कर, अच्छा एमपी बोर्ड वाला। अच्छा, आपका एमपी बोर्ड में ये कटा है। जब कटा है तो आप दूसरे चैप्टर का रिवीजन करो। जब कटा है तो इसके पीछे वाले जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं ना, आप उसका रिवीजन करो। ठीक है भाई। आनंद विद्युत अब। अरे भाई कराए हैं, एमडी कैफ जी मैंने कराया सर। फिजिक्स क्लास नहीं चला सर, अरे फिजिक्स की क्लास नहीं चला तो चल जाएगा। चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल होगा संडे को। ठीक है। अरे यूपी बोर्ड वाले अभी पढ़ो, यूपी बोर्ड में है यार, ठीक है ना। जब उत्प्रेरण की बात आएगी तब नहीं है। अभी यूपी बोर्ड वाले आप लोग दबा के पढ़ो, ठीक है। अभी जहां तक पढ़ाना है पहले पढ़ लो, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, बिहार बोर्ड वालों को सब पढ़ना है, एक तरफ से पढ़ना है। बिहार बोर्ड वालों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब पढ़ना है। सब लोग आगे भाई, कितने लोग आगे जरा मैं देख लूँ। क्योंकि कुछ लोग छूट भी जाते हैं ना, थोड़ा सा नोटिफिकेशन वाला मैटर है यहाँ पे। अभी आ जाने दो, एक आध मिनट रुक लेते हैं। एक आध मिनट रुक लेते हैं अभी थोड़ा। ठीक है।
सर कब तक चलेगा? अच्छा। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शुभम। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें। चलो भाई शुरू करते हैं। तो कल अधिशोषण और अवशोषण में अंतर हमने बता दिया था, ठीक है ना। कल हमने अधिशोषण और अवशोषण में जो भी अंतर था हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, न्यू स्टूडियो बना है सर, वहां भी क्लासेस होंगी। हाँ भाई वहां भी क्लासेस होंगे, ठीक है। चलो तो देखो, हमने कल अधिशोषण और अवशोषण पढ़ लिया, उसमें फिर भौतिक पढ़ा। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसको भी हमने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो गई। अब आगे हमें पढ़ा, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने को इस चैप्टर में पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, मतलब इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ा रहे हैं ताकि आपके चैप्टर में 60 नोट्स में रहे, ठीक है ना। क्योंकि इस बार सिलेबस का थोड़ा लफड़ा है, ठीक है ना। सिलेबस का लफड़ा यह है कि कहीं पे कट गया है, कहीं पे नहीं कटा है, कहीं पे कुछ कम ही पढ़ना है। तो ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि सबका कवर हो जाए शॉर्ट में, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई स्टार्ट करते। तो अगला हमें पढ़ना अधिशोषण समतापी, ठीक है ना। हमें पढ़ना है अधिशोषण समतापी। ये क्या हो, हमें पढ़ना है अधिशोषण समतापी, है ना? क्या पढ़ना है भाई, अधिशोषण। नोटिफिकेशन नहीं आया सर, हाँ पता है, पता है नहीं आया है, इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर लिए हैं सबका, ठीक है। चलो, हमें पढ़ना है अधिशोषण समतापी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। तो पीछे की चीज आप लोग थोड़ा रिवाइज करो। देखो इस चैप्टर ऐसा है कि अगर आप पीछे की चीज रिवाइज नहीं करोगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो आप पीछे का रेगुलर रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि समय भी कम है ना, क्योंकि समय भी कम है, इसलिए आप रिवीजन रेगुलर का रेगुलर तुरंत पढ़ा जाए तुरंत। थैंक यू शिव जी, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बात करते हैं अधिशोषण आइसोथर्म क्या होता है। तो समझिए, हम लोग कहते हैं क्या, नियत ताप पर, क्या कहते हैं, नियत ताप पर किसी गैस के दाब तथा, क्या कहते हैं, नियत ताप पर किसी गैस के, किसी गैस का, अब गैस, गैस क्या होगा यहाँ पे, अधिशोष की मात्रा होगी, क्योंकि गैस ही जाकर किसी के ऊपर जुड़ेगी, किसी सतह के ऊपर गैस ही जाके क्या होगी, जुड़ेगी। और दाब के बीच में जो रिलेशन होता है, गैस की मात्रा और, सुनो फिर से, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नियत ताप पर गैस की मात्रा और दाब के बीच में जो रिलेशन होता है उसे ही हम कहते हैं अधिशोषण समतापी, मतलब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि जो अधिशोष से गैस की मात्रा, अधिशोष से क्या होता है, तो कहते हैं किसी सतह पर दूसरे जो परमाणु आकर जुड़ते हैं उन्हीं को अधिशोष से बोलते हैं, ठीक है ना। और गैस के बीच, गैस के दाब के बीच में जो रिलेशन होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी रिलेशन को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है।
चलिए भाई सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब चलेगा? पहले सर वो शाम को पढ़ाएंगे, आप लोग घबराइए मत, सर्वेश सर है ना, वो शाम को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी फिजिकल पहले तो पढ़िए। क्या लिखेंगे भाई? नियत ताप पर नियत ताप पर नियत ताप पर किसी गैस के दाब किसी गैस के दाब। अब गैस क्या होगा? यहाँ पे जो गैस होगा वो अधिशोष्य होगा। जो यहाँ पे गैस है वो क्या हो जाएगा? अधिशोष्य हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? नियत ताप पर किसी गैस के दाब, किसी गैस के दाब तथा किसी अधिशोषक द्वारा तथा किसी अधिशोषक किसी अधिशोषक, अधिशोषक का मतलब सरफेस हो जाएगा, अधिशोषक का मतलब सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। अब गैस की मात्रा यहाँ पे हम किसी किसी जगह सांद्रता भी लिख सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? किसी किसी जगह क्या हो सकता है? सांद्रता भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्या बोलेंगे भाई? गैस की मात्रा के मध्य संबंध, गैस की मात्रा के मध्य संबंध संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ अभी पहला हेडिंग है। यस आई एम टेल दिस इज द फर्स्ट हेडिंग टुडे। ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है भाई? क्या कह रहा है? नियत ताप पर किसी गैस के दाब तथा किसी अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा के मध्य जो संबंध होता है, मात्रा के मध्य जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी। ठीक है ना। अब यह दो तरीके से होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखेंगे यह दो प्रकार का होता है। ये जो रिलेशन है दो प्रकार का होता है। ये जो रिलेशन है कितने प्रकार का होता है? ठीक है ना। ये जो रिलेशन है कितने प्रकार का होता है भाई? यह रिलेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। यह रिलेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है। चलिए ठीक है। तो दो प्रकार का कौन कौन होता है? दोनों आपको पढ़ना है। एक होता है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलीफ अधिशोषण समतापी। क्या होगा? फ्रेंडलीफ सॉरी फ्रेंडलिक होता है यहाँ पे। एक मिनट दो। फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक अधिशोषण
समतापी, और दूसरा होता है लैंगमूर। दूसरा क्या हो जाता है भाई? लैंगमूर, ठीक है ना। लैंगमूर अधिशोषण समतापी। ठीक है, लैंगमूर अधिशोषण समतापी। ठीक है, तो यह दो प्रकार के होते हैं, दोनों हमें पढ़ने हैं, दोनों हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं भाई। ठीक है, हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है भाई, किसी को समस्या तो नहीं है? पहले अधिशोषण समतापी होता क्या, आप देख लीजिए यहाँ पर। कह रहा है नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस के दाब, किसी गैस के दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच में जो रिलेशन है, और अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच में जो रिलेशन है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी बोलते हैं। यह कितने तरीके का होता है? यह दो तरीके से दिया जाता है, दो साइंटिस्टों द्वारा यहाँ पर दिया गया। दो तरीके से मतलब दो साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। एक फ्रेंडलिक के द्वारा दिया गया, दूसरा दिया गया लैंगम्यूर के माध्यम से। इसके द्वारा, लैंगम्यूर से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेंडलिक। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है भाई, ठीक है। पहला हमें क्या पढ़ना है? चलो भाई, जिसका छूट गया मैं पीडीएफ अभी डाल देता हूँ, ठीक है ना, पीडीएफ अभी डाल देता हूँ, लिख लेना, ठीक है ना। चलो, तो पहला हमें क्या पढ़ना है? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। इसे किसने दिया था भाई? फ्रेंडलिक ने दिया था, है ना। किसने दिया था? फ्रेंडलिक ने दिया था। बात समझ में आ रही है? तो यह क्या होता है? ठीक है, अब समझो। तो फ्रेंडलिक ने क्या बताया कि निश्चित ताप पर, फ्रेंडलिक ने क्या बताया कि निश्चित ताप पर, फ्रेंडलिक ने बताया निश्चित ताप, निश्चित ताप मतलब एट ए कांस्टेंट, निश्चित का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के इकाई द्रव्यमान, किसी गैस के इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान मतलब सिंगल इकाई द्रव्यमान। और सर एक बार फिर से बताइए, अरे बता तो रहे यार, ठीक है। तो किसी गैस के इकाई द्रव्यमान द्वारा गैस की जो अधिशोषित मात्रा है, द्वारा गैस की जो अधिशोषित मात्रा है और साम्य दाब के बीच में एक रिलेशन दिया। निश्चित ताप पर किसी गैस के इकाई द्रव्यमान द्वारा अवशोषित गैस की मात्रा, अवशोषित इकाई द्रव्यमान द्वारा किसी गैस के अधिशोषित गैस की जो मात्रा है और साम्य दाब के बीच में, और साम्य दाब, सिंपल सा कहना चाहता है कि दाब और गैस की मात्रा के बीच में जो रिलेशन दिया है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। क्या कहते हैं भाई? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक लाइन इसे हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बोलेंगे अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान, अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान,
अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। ठीक है, चलो ठीक है भाई। क्या करा, स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया भैया? फ्रैंडलीक ने। किसने? फ्रैंडलीक ने प्रस्तुत किया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैंडलीक अधिशोषण समतापी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फ्रैंडलीक अधिशोषण समतापी कहते हैं इसी रिलेशन को। फ्रैंडलीक एज ए साइंटिस्ट, ठीक है ना। चलो, तो देखो रिलेशन क्या है? x बाई एम। रिलेशन क्या दिया? x बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n। दिस इज द रिलेशन। यही वो रिलेशन है, यही वो संबंध है। जहां जहां x, आप सोच रहे होंगे कि x क्या है? यहां पर x अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है। गैस का द्रव्यमान है। और x बाई एम पूरे की बात करें, x बाई एम पूरे की बात करें, x बाई एम पूरे की बात करें तो यह क्या है? अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा है। पूरा x बाई एम क्या है? अधिशोषण की मात्रा है। पूरा क्या हो जाएगा? अधिशोषण की मात्रा हो जाएगी। यम क्या है? ठोस का द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पे m क्या है? तो बोलेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, यहाँ पे प्रति इकाई द्रव्यमान, तो क्या बोलेंगे? प्रति ग्राम ठोस। क्या बोलेंगे? प्रति ग्राम ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान। अधिशोषक पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान। गैस का द्रव्यमान। ठीक, अब क्या बचा? के क्या हो जाएगा? के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आप जान ही रहे। पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा दाब। यहाँ पे पी क्या हो जाएगा भाई? गैस का दाब हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा भाई? गैस का दाब हो जाएगा। ठीक है, और यन व के क्या हो जाएंगे? स्थिरांक हो जाएंगे। ठीक है ना, लिख लेंगे यन व के स्थिरांक है, स्थिरांक है।
और दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1, n का मान 1 से बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडली फार्मूला भी बोलते हैं, फ्रेंडली समीकरण भी कहते हैं। तो लिख लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडली समीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडली समीकरण। किस नाम से जानते हैं, फ्रेंडली समीकरण के नाम से। क्या कहता है फ्रेंडली समीकरण, तो इसमें बोला जाता है भाई कि किसी निश्चित ताप पर इकाई द्रव्यमान द्वारा गैस की अधिशोषित मात्रा और साम्य दाब के बीच में जो संबंध है उसे क्या कहते हैं, फ्रेंडली समीकरण। क्या कहते हैं, फ्रेंडली समीकरण। वह समीकरण क्या आप यहाँ पे देखो। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? ये पूरा मैथमेटिकल है, समझने में हमें लगता है कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोग को। बोलो भैया, आ रहा हो तो आगे चले। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझो, नोट में लिखेंगे क्या, नोट में क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे कांस्टेंट के है, जो यहाँ पे कांस्टेंट के है वह गैस एवं अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या बोलेंगे, कि गैस व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। जो के है, ठीक है ना, जो के है वह गैस की प्रकृति पर है ना, और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है? जो के है वह गैस और अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो उसको हम लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर अधिशोषक की मात्रा घटती है। तो कैसे निर्भर करता है, तो हम कहेंगे ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अधिशोषक की मात्रा घटती है। ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर अधिशोषक की मात्रा घटती है। जब अधिशोषक की मात्रा भैया घटेगी, मेरे लाल घटेगी, तो कैसे जानेंगे, कोई रिलेशन तो होगा। तो इसके लिए ग्राफ है, तो इसके लिए क्या है, एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। किसके द्वारा, फ्रेंडलिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा, तो एक रिलेशन दिया गया हुआ, देखिए आप रिलेशन क्या है, किसके किस्म के बीच में रिलेशन है, तो एक्स बाई पी, मतलब एक्स बाई एम, एक्स बाई एम इधर हो जाएगा, पी हो जाएगा, एक्स वर्सेस पी के बीच में ग्राफ है। इधर पढ़ेंगे तो सामने दाब बढ़ेगा, इधर एक्स बाई एम बढ़ेगा, ठीक है ना।
एक्स बाई एम इधर बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है भाई, जीरो है। अब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, ऐसे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ठीक है। देखो अब ये कितने टेम्परेचर पे है, पहले 273 केल्विन के टेम्परेचर पे, 273 केल्विन, ऊपर 244 केल्विन, ऊपर का जो टेम्परेचर है यह 195, 155, ध्यान दे रहे हो। तो जैसे पहले देखो टेम्परेचर कम था, राजू पंजाबी जी, जी सर कॉल पे बात हो सकती है, आप डाउट नंबर पे कॉल करिएगा 8 बजे के बाद, ठीक है, बात हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे 195 केल्विन था, तो देखो यह ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे, तो ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ तक मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्स बाई एम, मतलब जो पदार्थ, गैस की जो पदार्थ की मात्रा थी, जो मतलब अधिशोषित मात्रा थी, वह ज्यादा थी, जो अधिशोषित मात्रा थी वो क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। अब दूसरी देखो, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो यह ग्राफ यहाँ पे आपको मिला, यह ग्राफ क्या मिला, यहाँ पर मिला, और घट गया। ललित शर्मा जी, सर मेरा रिप्लाई दीजिए। अरे भाई क्लास तो चली थी, कल कहाँ बंद थी क्लास, क्लास तो चल रही थी ना। अब देखो मैंने टेम्परेचर को और घटाया, तो टेम्परेचर को और घटाया तो मात्रा और क्या हो गई, कम हो गई, मात्रा और क्या हो गई, कम हो गई। इसे फटाक से नोट करो, आगे चलते हैं। और ये जो ऊपर समीकरण था ना, उसको समीकरण नंबर 1 बना लेना। जो ऊपर समीकरण था एक्स बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1 बाई एन, उसको समीकरण नंबर 1 बनाइएगा आप लोग। ठीक है, आपको डाउट नंबर चाहिए, मैं ठीक है मैं लिख रहा हूँ डाउट नंबर। चलो चलो आगे चलते हैं। अब देखो समीकरण 1 क्या था, हमने समीकरण 1 में देखा था एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1 बाई एन, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 आप लोगों ने बनाया होगा। हम लिख बोलेंगे, बोलेंगे सर नहीं आपने क्वेश्चन दूसरा समझाया, मैं जा रहा हूं, ठीक। चलो तो एक्स बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1 बाई एन, हम कहेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या मिले, लॉग एक्स बाई एम, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, सॉरी इज इक्वल टू लॉग के पी के पावर 1 बाई एन, ठीक है, इतना मिलेगा। अब इधर आ जाओ मेरे लाल, कहते हैं कि लॉग एम बटे एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तब खोलेंगे, ठीक है ना, ओपन करेंगे, ठीक है। और लॉग यम इंटू एन का होता है लॉग
m प्लस log n, और log m के पावर n होता है n log m, और log बेस 10 1 होता है, और log बेस 10 1 का मान 0 होता है। ठीक है, ये सब चीज आप जानते रहो। और डाउट नंबर पे व्हाट्सएप भी है। ठीक है, चलो तो दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। ठीक है भाई, जब दोनों पक्षों में हम लोग लॉग ले लेंगे तो फार्मूला लगाओ जरा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग x बाई एम इज इक्वल टू, अब देखो यम इंटू यन, देखो यम इंटू यन वाला फार्मूला लगाओ तो लॉग m प्लस लॉग n मिलेगा, तो मिल जाएगा लॉग k प्लस लॉग, अब देखो ध्यान दो, अगला करेंगे हम लोग प्लस, ऐसे करें तो log p के पावर 1 बाई n मिलेगा, log p के पावर क्या मिल जाएगा 1 बाई n मिलेगा। अब यम के पावर n क्या है, n log m है, तो 1 बाई n आगे चला आएगा, 1 बाई n कहाँ चला आएगा भाई, आगे चला आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूं कि यह आगे आएगा तो 1 बाई n log p हो जाएगा। गुलाब शान परवीन, ठीक है, हम आपके बारे में सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, देखो दोनों पक्षों में लॉग लेना, ये समीकरण एक सही था सबके लिए, ये जो समीकरण एक था x बाई एम के पी इक्वल टू 1 पी की पावर 1 बाई n, ये समीकरण एक था, ठीक था। दोनों पक्षों में आपको लॉग लेना है, तो लॉग लेने के लिए क्या करिए, बस लॉग ले लीजिए, x बाई एम था इधर लॉग ले लीजिए, इधर के पी की पावर 1 बाई n था इधर भी लॉग लिख लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, तो लॉग x बाई एम ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो k गुणे p है तो यम गुणे n का क्या होता है लॉग यम प्लस लॉग n, लॉग यम प्लस लॉग n, तो हम कह देंगे log k प्लस p के पावर 1 बाई n, और देखो यम के पावर n वाला टाइप रहेगा तो n log यम, तो वही 1 बाई n आगे आ गया, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ठीक है भाई सबको। तो अब इसको थोड़ा सिंपली करके लिखे, तो ऐसे घुमा के लिख दे log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई n log p प्लस log c, मतलब log k, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर सही नहीं है, मेरे ऐप में असाइनमेंट पीडीएफ नोट नहीं है, कुछ करिए। अवनीश राव, ठीक है हम बात देख लेंगे। ए भैया देख मेरे, पहले ये फार्मूला इधर देख, ठीक है ना, तो लोग फार्मूला पहले इधर देख, सही नहीं है तो इधर फार्मूला देखो, इधर देखो। पहले चीज, अगर यम गुणे यन रहेगा तो log यम प्लस log n लिख लोगे, यम गुणे यन रहेगा तो log यम प्लस log n लिख लोगे, और यम के पावर n रहेगा, log यम के पावर n रहेगा तो n log यम लिख लोगे। ये तो सही है ना। अरे नालायकवा, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसे ही समझा रहा है, तू कर कह रहा है, टाइपिंग कर रहा है तो कैसे देखेगा। मैं बोल रहा हूं कि log यम गुणे यन, तो इसको देखो, इसको क्या लिखोगे log यम प्लस log n लिख लोगे, और log यम के पावर n है तो n log यम लिख लोगे। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, के पी लिखा है, क्या लिखा है के पी के पावर 1 बाई n, के पी के पावर 1 बाई n, तो पहले के पी है तो यम n की तरह नहीं लग रहा है। तो देखो एक मिनट, अब इसको मैं एक स्टेप बढ़ाता हूं,
तू लोग एकदम लुल है ना, लुल जिसको बोलते हैं। तो लोग लॉकडाउन वाला है ना, मैं भूल जाता हूँ। इसको क्या लिख देंगे, लॉग ए प्लस लॉग पी के पावर एन 1/n, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको फिर से लिखो, तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस, अब देखो वन एम के पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, एम के पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 1/n आगे हो जाएगा लॉग पी। अब ठीक है, बस इसको इधर प्लस में है तो इसको आगे इसको पीछे लिख लो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग 1/n लॉग पी प्लस लॉग के, इसको लिख सकते हो। अब समझ में आया? बोलो भाई, अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, आ गया सबको, चलो अब ध्यान दो। तो इनके बीच में एक तो ग्राफ खींचा गया है, देखो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है, ये जो log x बाई एम इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है log k प्लस सॉरी log 1/n मतलब p प्लस log k, ऐसा आपको जो इक्वेशन दिख रहा है, या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, कुछ ऐसा इक्वेशन है। और ये समीकरण किसका होता है, यह सरल रेखा का समीकरण है, यह सरल रेखा का समीकरण है। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, log x बाई एम, इसको समथिंग y मान ले, ठीक है ना, इसको समथिंग y मान ले, और एम एक्स प्लस सी एम हो गया, 1/n को m मान ले, x को log p मान लिया, एम एक्स हो गया, और log k है, k कांस्टेंट है, एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा लग रहा है। अब जब log y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लग रहा है, तो इनके बीच में हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो जब इनके बीच हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, तो लीनियर ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है, लीनियर ग्राफ। सर केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, क्या करें? अच्छा, तुम अपने दिमाग में बैठा लियो, तुम अपने दिमाग में सेट कर लियो कि मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि तुम अपने दिमाग में सेट कर लियो कि मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखो हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे, log x बाई एम के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और log p के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। हाँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। देखो, तो देखो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट जोड़ा गया, ये क्या है, यहाँ पे log k है ना, log k है मतलब कुछ कांस्टेंट पहले से है, कुछ वैल्यू इसके पास पहले से है, तो इतना जो वैल्यू है यह क्या हो जाएगी, ये log k की वैल्यू हो जाएगी। इसके ऊपर से ग्राफ खींचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ा है, तो कांस्टेंट जुड़े होने का मतलब कि जो mx है उसमें c जुड़ा है, तो कुछ वैल्यू पहले से, जीरो नहीं है। अगर y इक्वल टू सिर्फ mx रहता तो हम लोग लीनियर ग्राफ ओरिजिन से खींचते, कहां से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से खींच लेते, लेकिन यहाँ पे log k है मतलब सम वैल्यू पहले से है, ठीक है ना। तो इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में भाई, log x बाई एम और log p के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। log x बाई एम और log p के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं मिलेगा,
लेकिन ओरिजिन से नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ओरिजिन पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसा कुछ आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ओरिजिन से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लॉग के की वैल्यू है। और इसका जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, 1/n मिलेगा। जो स्लोप मिलेगा कितने का मिलेगा, जो स्लोप मिलेगा 1/n मिलेगा। ठीक है, तो किसके बीच में ग्राफ हो जाएगा, log x/m और log p के बीच में ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हम यही ग्राफ अगर हम किसके बीच में खींच ले भाई, अगर यही ग्राफ हम लोग सिंपल से खींचना चाहें कि p और x/m के बीच में, यही ग्राफ हम लोग खींचना चाहें p और x/m के बीच में, मतलब दाब और इकाई द्रव्यमान सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, तब कैसा मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खींचा खींचा था, जब टेम्परेचर में बढ़ा रहा था तो कैसा ग्राफ मिला था। तो देखो इस यहाँ पे कुछ हमको ग्राफ यू मिला था, ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ मिला था। जब हम लोग अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा x/m और साम्य दाब के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यह समथिंग क्या होता है, यहाँ पे mx, यहाँ पे x/m = kp होता है। और यहाँ पे क्या होगा, उच्च बिंदु पे होगा तो x/m = kp⁴ होता है। और यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे P0 प्रेशर होता है, P0 प्रेशर होता है। तो यहाँ पे x/m, यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो ग्राफ है देखो लीनियर हो गई, यहाँ पे जो ग्राफ है ये क्या हो गई, लीनियर हो गई। लीनियर होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। लीनियर होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो x/m क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लॉग एक फंक्शन है, लॉग क्या है, फंक्शन है। सर जी ऐप पर पीडीएफ कैसे देखें, जहां पे लेक्चर देखते हो ना वहीं के नीचे पीडीएफ पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लॉग है ना, ये जो लॉग का ग्राफ है, ये इसको लॉग ए, इसको ग्राफ ए बोल दो, इसको ग्राफ बी बोल दो। ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भाग में। एक नीचे है, एक ऊपर है, एक सबसे ऊपर है। 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे कर लो, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, kp⁴ है। ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, kp⁴.
हो गया भाई, चलो चलो आगे आ जाओ। अब देखो हम लोग बोलते हैं क्या कि ग्राफ को 3 भागों में बांटा गया है। ग्राफ को 3 भागों में बांटा गया। ग्राफ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? ग्राफ को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने भाग में बांटा गया भाई? 3 भाग में बांटा गया है। तीन भाग में बांटा गया। पहला क्या होगा इसमें? पहला होगा निम्न दाब। पहला जो भाग है इसमें निम्न दाब है, निम्न दाब है। पहला भाग क्या है भाई? निम्न दाब है। इसको तो देखो, यहाँ पे रहोगे तो दाब क्या होगा? न्यूनतम होगा। यहाँ पे चलेंगे दाब बढ़ेगा, यहाँ पे चलेंगे दाब और बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे कम दाब है, यहाँ पे फिर दाब और ज्यादा, यहाँ पे दाब बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? निम्न दाब हो जाएगा। तो निम्न दाब में आपको क्या मिलेगा भाई? तो निम्न दाब में क्या मिलेगा आपको? 1/n बराबर 1 मिलेगा। निम्न दाब में क्या मिलेगा? 1/n इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। अब 1 मिलने का मतलब क्या है कि हम x/p इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे क्या? x/m प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे p। x/m प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे भाई? यहाँ पे p बोल देंगे। समझो समीकरण क्या होता है? तो हमने समीकरण आपको बताया x/m इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n। यही इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में हम लोग बोल दे कि जो ग्राफ है निम्न दाब पर क्या मिलेगा? जो स्लोप है, मैंने स्लोप लिखा था ग्राफ में, देखो हमने स्लोप लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने स्लोप क्या लिखा है? स्लोप 1/n है ना। तो स्लोप क्या मिलेगा? निम्न दाब पे स्लोप कितना मिलेगा? n का मान कितना? 1/n का मान कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। जो निम्न दाब पर स्लोप मिलेगा कितना हो जाएगा? 1/n का मान 1 मिलेगा तो कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। तो बोल देंगे अतः, यहां से बोल देंगे अतः अधिशोषण, अतः अधिशोषण क्या बोल देंगे? में परिवर्तन दाब, अधिशोषण में परिवर्तन दाब के, अतः अधिशोषण में परिवर्तन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दाब के, अतः अधिशोषण में परिवर्तन दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोल देंगे भाई? अधिशोषण में परिवर्तन दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम ऐसे बोल देंगे x/m इज इक्वल टू स्थिरांक गुणे p। क्या बोल देंगे? स्थिरांक गुणे p, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? x/m इज इक्वल टू kp। x/m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? kp। अब बात को समझिए, ग्राफ को कितने खंड में बांटा गया? 3 खंड में। एक निम्न दाब पर बांटा गया है। कितने पर? एक निम्न दाब पर बांटा गया है, एक मध्यवर्ती पर, एक उच्च पर। दाब के कितने टर्म में बांटा गया है? 3। दाब के यहाँ पे कितने टर्म है भाई? दाब के 3 टर्म है। एक निम्न दाब पर, एक क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती दाब पर, एक तो क्या हो? उच्च दाब पर। तो हमने निम्न दाब पर देखा कि 1/n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x/m प्रोपोर्शनल टू p है, पावर n होता है तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो अधिशोषण में परिवर्तन दाब के अनुक्रमानुपाती होगा, तो एक्स बाई एम इक्वल टू स्थिरांक गुणे पी हो जाएगा, तो एक्स बाई एम इक्वल टू के पी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो दूसरा बात करते हैं, अब मध्यवर्ती पे चलते हैं। दूसरा भाग क्या होगा भाई, दूसरा भाग इसका हो जाएगा मध्यवर्ती दाब पर। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती दाब पर। मध्यवर्ती दाब पर, ठीक है। मध्यवर्ती दाब क्या हो जाएगा, तो देखो भाई मध्यवर्ती दाब पर हम लोग क्या कहेंगे, जो 1/n है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक्स बाई लिखेंगे एक्स बाई एम व पी, एक्स बाई एम व पी के मध्य वक्र, वक्र का मतलब ग्राफ, के मध्य वक्र, के मध्य वक्र, वक्र मतलब ग्राफ, मध्यवर्ती दाब की, मध्यवर्ती दाब की के मध्यवर्ती दाब की घात पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई, घात पर। किस पर निर्भर करता है भाई, घात पर निर्भर करता है। और घात कितना हो सकता है, तो लिखेंगे इसका मान 0 से n तक, इसका मान 0 से लेकर n तक हो सकता है। और n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। हमने लिखवाया था फार्मूले में कि n इज ग्रेटर देन 1, तो कहेंगे 0 से 1 तक। इसका मान कहां से कहां तक, 0 से 1 तक हो सकता है, हो सकता है। इसका मान कितना था, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। लिखेंगे यदि 1/x इक्वल टू 0, यदि 1/x इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यदि 1/x इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/m। देखो इधर ध्यान दो, देखिए यदि x 1/, यदि 1/x इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या बोलेंगे भाई हम लोग, x बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n, है ना। क्या बोलेंगे, के पी के पावर 1/n। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है यार, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, वो उस दिन गलती से हो गया था। ठीक है भाई, चलो आगे चलो। लास्ट बचा है, लास्ट क्या हो जाएगा, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर, उच्च दाब पर क्या हो जाएगा भाई, तो बोले एक्स व पी के मध्य, एक्स बाई एम व पी के मध्य, एक्स बाई एम व पी के मध्य वक्र उच्च दाब पर स्थित हो जाता है। मध्य वक्र उच्च दाब पर
स्थित हो जाता है। अब उच्च दाब का P0 पर, उच्च दाब का मतलब एकदम हाईएस्ट पर, उच्च दाब का मतलब कहां चला गया, एकदम हाईएस्ट पर। अब हाईएस्ट पर जाने के बाद देखोगे जो ग्राफ है, उच्च दाब पर जाने के बाद देखो जो ग्राफ है वह लीनियर हो जा रहा है, रेखीय हो जा रहा है। तो यहाँ पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब P0 हो जाता है। लिख देंगे अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो हाईएस्ट दाब पर क्या हो रहा है, इस ग्राफ में हाईएस्ट ग्राफ पे देखोगे लीनियर हो जा रहा है, रेखीय हो जा रहा है, लीनियर हो जा रहा है मतलब रेखीय हो जा रहा है, तो कोई ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोलेंगे एक्स बाई पी प्रपोर्शनल, सॉरी एक्स बाई एम प्रपोर्शनल टू P0, एक्स बाई एम प्रपोर्शनल टू P0। ठीक है, अब देखो हम यहां से क्या बोलते हैं, बोलेंगे एक्स बाई एम इज इक्वल टू के गुणे P0। हम कहेंगे यहाँ पे P0 बराबर 1, P0 बराबर कितना होता है 1, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के। कहने का मतलब जो एक्स बाई एम है, जो अधिशोषित पदार्थ की मात्रा इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा है वह कांस्टेंट हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है नहीं बेटा, बहुत कम पूछा जाता है, मतलब 5% की चांसेस है, 5% की, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। अभी इसी में आता है हार्डी सुलजे नियम ना, वह बहुत बार पूछा जाता है, हार्डी सुलजे नियम आता है, वो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, ठीक है भाई, चल। गधो नहीं तने, अब तो राहुल का नियम पूछा था यहाँ आके, हाँ, नालायक कहीं का। अब पूछ रहा है राउंड का नियम इंपॉर्टेंट है, अरे वाह, ये देखो बड़ा मजा आ गया मुझे। ठीक है, चल। अब पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रयोग। अधिशोषण क्या पढ़ेंगे भाई, अधिशोषण के प्रयोग। लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रयोग। अच्छा वो लैंगमूर वाला नहीं पढ़ना है ना, लैंगम्यूर वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, लैंगम्यूर वाला नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ टेंडलिक पढ़ना था। ठीक है, चलो। अधिशोषण के प्रयोग पहला होगा क्या, पहला प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, पहला हो जाएगा वर्णलेखीय विश्लेषण में, पहला हो जाएगा वर्णलेखीय विश्लेषण में। पहला वर्णलेखीय
वर्णलेखी अधिशोषण हम लोग के विश्लेषण में करते हैं। जैसे देखो, आप डिटेक्टिव वाले को देखो, क्राइम वाले देखो ना, जैसे कुछ पहले से लिखा रहता है, जला दिया जाता है, कुछ पहले से लिखा रहता है, जला दिया जाता है, ठीक है। जब जला दिया जाता है तो उसमें वह देखते हैं, तो उसको वो सैंपल लाते हैं लैब में और अधिशोषण के माध्यम से देखते हैं कि पहले क्या लिखा था, ठीक है ना। लैंगमूर वाला नहीं पढ़ना है मेरे लाल, ठीक है ना। तो वर्णलेखी विश्लेषण में प्रयोग करते हैं, और दूसरा किस में प्रयोग करते हैं हम लोग इसको, दूसरा कपड़े को रंगने में करते हैं, कपड़े को रंगने में, और तीसरा जो प्रयोग करते हैं अक्रिय गैसों को पृथक्करण, अक्रिय गैसों का पृथक्करण करने में, ठीक है। हाँ, यूपी बोर्ड को यह पढ़ना है। और चौथा हो जाएगा उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। नहीं यार, जो नहीं आता उसे हम स्किप नहीं कर सकते, हम पढ़ाएंगे लेकिन बोल देंगे कि यह सिलेबस में बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, यूपी बोर्ड वालों को यह पढ़ना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यह नहीं पढ़ोगे तब वो काम चल जाएगा, अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है ना। हाँ, लैंगमूर वाला किसी को नहीं पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना है, ठीक है, किसी भी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अक्री क्या होता है, अक्री गैस हीलियम नियान आर्गन है, नानी आराम कर जिंदा रहेगी ना। इन्हीं को हम अक्री गैस बोलते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्री गैस। इनको अलग करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर पृष्ठ रसायन का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो गया, पृष्ठ रसायन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। पृष्ठ रसायन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यह क्रैश कोर्स है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पढ़ना है हमको, उत्प्रेरण। क्या पढ़ना है भाई, उत्प्रेरण, इस कैटेलिसिस बोलते हैं इसको, उत्प्रेरण कैटेलिसिस्ट बोलते हैं इसको, और यह इंपॉर्टेंट आता है, पूरा फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, कपड़ा रंगने में लिखा है, कपड़ा रंगने। ध्यान दो भैया, अब हमें सेकेंड पार्ट पढ़ना है। इसी हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन को 3 खंड में बांटा गया है। पृष्ठ रसायन को कितने खंड में बांटा गया मेरे भाई, 3 खंड में बांटा गया है। एक खंड हमने पढ़ लिया, एक खंड में अधिशोषण और शोषण पढ़ना था और उससे संबंधित नियम पढ़ने थे। अब दूसरा पार्ट है उत्प्रेरण है, और उत्प्रेरण में
यूपी बोर्ड वालों को भी पढ़ना है, भागो मत, सबको पढ़ना है, बिहार बोर्ड को पढ़ना है, एमपी बोर्ड को पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। नहीं भी पढ़ना है तब भी पढ़ लो यार मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मत नोट कर लो लेकिन कम से कम लेक्चर सुन तो लो, बाद में रिवीजन मत करना। एग्जाम टाइम में अगर जिसमें कटा होगा वो एग्जाम में टाइम में इसका रिवीजन नहीं करेगा, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन मत करना, जो कटा रहेगा उसको हम लोग 60 मतलब कि एक तरह से कहो को पीडीएफ बना के डाल देंगे कि ये इस सिलेबस में कटा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पढ़ सब लो, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो कि 12th में हमें कोई सोच रहा होगा कि नीट का तैयारी करना है, कोई सीयूईटी का तैयारी करना है, कोई जेई का करना है, ठीक है ना, कोई सोचता होगा हम बीएससी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो यह सब तो वहाँ पे पूरे के पूरे पूछे जाएंगे, वहाँ से कुछ नहीं कटेगा, वहाँ पे पूरा का पूरा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। जब भैया मेरे पूरा पूछा जाएगा तो एक बार पढ़ तो लो, रिवीजन मत करना, एग्जाम टाइम में रिवीजन मत करना, एग्जाम टाइम में वही रिवीजन करना, एग्जाम टाइम में वही रिवीजन करना जो सिलेबस में होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ो पूरा, सिलेबस पूरे को कवर करो। बात समझ, पूरा सिलेबस कवर करने से क्या होता है, लाइफ में जब भी दोबारा ये टॉपिक नाम आएगा तुम कहोगे हाँ हाँ कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, तब आसान हो जाता है पढ़ना। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ो ना, जैसे समझ में नहीं आती है, थोड़ा कम समझ में आता है फर्स्ट टाइम में, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। वैसे भी हम थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ये क्रैश कोर्स, ठीक है ना, नहीं तो हम खुद बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्रैश कोर्स के हिसाब से बहुत शॉर्ट में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज तो बात करते हैं उत्प्रेरण, क्या बात करते हैं भाई, उत्प्रेरण की बात करते हैं। तो पहले उत्प्रेरण होता क्या है, उत्प्रेरण होता क्या है, तो उत्प्रेरण क्या होता है भाई, तो हम कहते हैं वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, दर बोले तो वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब समझ रहे हो कि आप समझ रहे हो, इधर देखो कौन ज्यादा चिल्ला रहा है, शिवम तिवारी, अच्छा देखो ये अंकिता है, अंकिता ढक्कन, अरे धाकड़, अच्छा धाकड़, ठीक है, चलो देखो ये अंकिता धाकड़ हो गई, ये अंकिता धाकड़ हो गई भैया, ये बहुत कमेंट कर रही, एक मरियम है, ये देखो मरियम हो गई, ये अंकिता ढाकड़ हो गई, ये अंकिता हो गई और ये मरियम हो गई, ठीक है। और इसी की इन्हीं दोनों के एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रिया यादव, जिसका नाम क्या है, ये प्रिया है, ये बीच की है, ये प्रिया है, हाँ? ये तीनों लोग हैं, बात समझ में आ रहा है। अब समझो जैसे क्या हो गई, ये अंकिता हो गई, ये मरियम हो गई, बीच में प्रिया हो गई। अब प्रिया जानते हो इसे कहेगी, का एक कान है, इसका एक कान है, तीनों लोग का एक कान है, ठीक है। अब समझो यह इससे जाके कहेगी अपने मुंह से कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, ठीक है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, अच्छा मरियम मोटी है, अच्छा चल, अच्छा देखो इधर देखो भाई इधर, तो यह इससे करे क्या कि तुम्हारे बारे में अंकिता ऐसे ऐसे बोल रही थी, ठीक है, तुम्हारे बारे में अंकिता ऐसे ऐसे बोल रही थी, फिर इससे यह बोलेगी, दोनों लोग से बोलेगी, समझो बीच वाले काम करे, मीडिएटर का काम करे, बीच वाली है, ठीक है ना। इधर देखो यह इससे बोल रही है
कि तुम्हारे बारे में मरियम ऐसे ऐसे बोल रही थी। अब बोलने के बाद जानते हो क्या होगा, बोलने के बाद इन दोनों से बोलने के बाद अपने गायब हो जाएगी। बोलने के बाद क्या होगा, अपने गायब हो जाएगी। ये दोनों लोग से बोल दी कि तुम्हारे बारे में ये ऐसा बोल रही थी और ये ऐसा बोल रही थी, ठीक है ना। तो अब देखो बोलने के बाद क्या हुआ कि प्रिया गायब हो गई। अब ये इसके पास आएगी, अरे अब झोटी झोटा पकड़ के समझ लड़ाई होने लगेगा, समझ रहे हो। झोटी झोटा पकड़ के क्या होगा, लड़ाई होने लगेगा, ठीक है ना। झोटी झोटा पकड़ के क्या होगा, लड़ाई होने लगेगा। अब प्रिया गायब हो गई, समझ रहे हो, प्रिया गायब हो गई और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो यहाँ पे प्रिया ने किसका काम किया, उत्प्रेरण का काम किया। यहाँ पे प्रिया ने किसका काम किया, उत्प्रेरण का काम किया। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रिया थी, बीच में जो प्रिया थी वह किसका काम कर रही, किसका काम कर गई, उत्प्रेरण का काम कर गई। तो उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। पहले ये देखो बड़े शांत स्वभाव में खड़े थे, पहले बड़े शांत शांत थे, ठीक है, पहले क्या थे, बड़े शांत थे। लेकिन यहाँ पे प्रिया ने दोनों के बीच में आग लगा दिया। क्या लगा दिया, आग लगा दिया, समझ रहे कि नहीं। तो आग लगाने के बाद वो गायब। अब तुम लोग लड़ो, वो दूर से जाके देखेगी। अब देखो ना, यहाँ के बाद यहाँ आ गई वो, यहाँ के बाद यहाँ से आके वो देखेगी कि दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ से वॉच करेगी, अब दोनों क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। दोनों के बीच में क्या करेगी, वॉच करेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां से यह देखेगी, तो समझ रहे हो, इसने स्वयं भाग नहीं लिया, इसने स्वयं भाग नहीं लिया। मतलब प्रिया ने क्या किसी से मार झगड़ा किया, नहीं किया, सिर्फ दोनों के बीच में क्या किया, आग लगाया, अपने गायब। तो यही तो है उत्प्रेरण, यही क्या है, उत्प्रेरण है। उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं हाँ देखो प्रीति ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर करे, चुगली करना, प्रिया चुगली कर गई, ठीक है। तो देखो उत्प्रेरण वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते परंतु अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, परंतु अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। हाँ, उत्प्रेरक होता है और इसकी इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, ठीक, थैंक यू। बाय द वे, मान लो तीनों लोग को बनाया था मैंने, अगर उसको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी, है ना, ओके। जिसको बुरा लगा हो, जिसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा था, अगर उसको हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण क्या होता है। हम उत्प्रेरण की बात कर लें तो हम सिंपल सा डिफिनीशन यहाँ पे बोल देंगे भाई, वह बाहरी पदार्थ, क्या बोल देंगे, वह बाहरी पदार्थ, वह बाहरी पदार्थ मतलब बाहर से आया हुआ पदार्थ। जैसे यहाँ पे प्रिया बाहर से आई थी, ठीक है ना। तो वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। मतलब वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। वेरी बैड सर। अच्छा अंकिता देखो मैसेज करे, वेरी बैड सर। अच्छा
चलो अच्छा, परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु स्वयं परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, अब कहेंगे उत्प्रेरक की सहायता से, नीचे क्या बोल देंगे? उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक, उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन होने की घटना को, रासायनिक अभिक्रियाओं के दर में परिवर्तन होने की घटना को, होने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। सर मरियम को, अच्छा सर मुझे, अच्छा मरियम करे सर तुमने बहुत मोटी बनाया सर, मुझे बहुत मोटी बनाया है ना, बहुत बुरा लगा। अच्छा, उसको बहुत बुरा लगा है। चलो भैया, चलो अगली बार पतला बनाएंगे। चलो भैया तुमको पतला बना देंगे, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उत्प्रेरक की सहायता से, समझो, उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं के दर में, रासायनिक अभिक्रियाओं के दर में परिवर्तन होने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, परिवर्तन होने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल पे चलें, एग्जाम्पल पे चलें भाई, एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। अरे भाई मैं तुम्हारी इंसल्ट कहाँ कर रहा हूँ? देखो अंकिता कह रही है सर मैं धाकड़ हूँ, आप मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे। अरे इंसल्ट कहाँ कर रहे हैं, तुमको समझा रहे थे, समझा रहे थे कि कोई तुमसे कोई बुराई तुम्हारी बतियाए तो मत समझो, समझो कि झूठ ही बोल रहा है, ठीक है ना। वो कैटलिस्ट हो जा रहा है, वो तो प्रेरक का काम करके चली जाएगी, ठीक है। चलो चलो भैया एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखो, पहला देखो KClO3, क्या ले लें? KClO3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं, इसको हम लोग विघटित कर देते हैं किसकी उपस्थिति में? MnO2,
MnO2। अब देखो यह अकेले विघटित नहीं हो सकता था, यह अकेले विघटित नहीं हो सकता था। बात समझ में आ रहा है ना, यह अकेले विघटित नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर हमने उसकी क्रिया किससे करा दी, MnO2 से, मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, खुद नहीं इसमें भाग लेगा, सिर्फ इसको तोड़कर चला जाएगा, सिर्फ इसको क्या करेगा, तोड़ के चला जाएगा, सिर्फ इसको क्या करेगा, तोड़कर चला जाएगा। तो क्या इस MnO2 क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। किसमें टूटेगा, तो टूटता है KCl+3O2 में, मतलब 2KCl+3O2 में। अब ध्यान दो, क्या यहां पे मैग्नीज कहीं पर भाग लिया, क्या यहां पर मैग्नीज कहीं पर भाग लिया, क्या यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड कहीं पर भी भाग लिया मेरे भाई, नहीं भाग लिया। तो यहां पर MnO2 क्या है, उत्प्रेरक है। यह क्या है, MnO2 उत्प्रेरक है। यह क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो गया। और उत्प्रेरक के द्वारा किसी भी अभिक्रिया को दर को परिवर्तित करना, उत्प्रेरक के द्वारा किसी भी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करना। बात समझ में आ रहा है, किसी भी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करना क्या कहलाता है, उत्प्रेरण। क्या कहलाता है, उत्प्रेरण। अच्छा, एक विशेष सूचना है कि जितने लोग यह मैसेज करते हैं कि सर मेरा मैसेज आ रहा है कि नहीं, या कहीं मैं ब्लॉक तो नहीं हुआ, मेरा मैसेज आ रहा है कि नहीं, मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, ये आप लोग नोट करके रख लो, ठीक है। तो KClO3 में MnO2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसकी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दिया। तो MnO2 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और इससे होने वाली अभिक्रिया क्या है, उत्प्रेरण के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे, जैसे 4HCl हमने ले लिया प्लस O2 ले लिया, 4HCl हमने ले लिया और O2 ले लिया, और इसमें ले लिया CuCl2। क्या ले लिया, CuCl2। तो देखो तीर के ऊपर जो उत्प्रेरक होते, अक्सर जो उत्प्रेरक होते हैं वह तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। कहां पर लिखे जाते हैं, तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। और 4HCl तो किसमें बनता है, 2H2O का फॉर्मेशन करता है। किसका, 2H2O का फॉर्मेशन करे, और क्या बनेगा, 2Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2Cl2 बन जाएगा। अब ध्यान दो, क्या यहाँ पे CuCl2 कहीं पर भी भाग लिया, क्या यहाँ पर CuCl2 ने कहीं पर भी भाग लिया, बोलो भाई, क्या यहां पर CuCl2 ने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। बात समझ में आ रहा है। अब देखो, इसमें इसने कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यह भी क्या होगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। क्लियर है। 2 3 कहां से आया, अच्छा इसमें इधर देखो भाई, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2KClO3 कर लो, 2 का गुणा कर लो, हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार या उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है ना, चलो रहने दो, अब कल देखते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए भाई, टाइम हो गया है ना। ठीक है भाई, सर डाउट है, सर डाउट है, डाउट नंबर पे कॉल करिए, डाउट है तो डाउट नंबर पे कॉल करिए। हाँ, CuCl2 उत्प्रेरक है, क्योंकि इसने कहीं पर भी भाग नहीं लिया। फर्स्ट एग्जांपल रिपीट इज, हाँ चलो देखो 2KClO3 है, तो 2KClO3 में यह विघटित हो रहा है। किसमें विघटित हो रहा है, KCl में प्लस 3O2 में, KCl में और 3O2 में विघटित हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो MnO2 ने कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जस्ट लाइक अ प्रिया, जस्ट लाइक अ प्रिया। ठीक है ना, जैसे प्रिया ने
पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ आई आग लगा के चली गई। ठीक है ना, क्लियर है सबको? हाँ पीडीएफ दे देंगे सर, पीडीएफ दे देंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मैं डाउट नंबर अभी आप देता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट। ठीक है भाई, यही डाउट नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज द डाउट नंबर, आप इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है ना सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब से स्टार्ट हो गया? अरे पगला, हो जाएगा, अरे खत्म हो जाएगा, तू कहाँ टेंशन ले रहा है? 3 टीचर पढ़ा रहे हैं तुमको, खत्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, चल ठीक है, सबको बाय बाय भाई, कल मिलते हैं ना, तो लोग बहुत बतियाता है। चलो सबको बाय, इस डाउट नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ।